और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देहरादून से खबर है जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का एक बार फिर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए एक बार फिर से उन्हें सेवा विस्तार मिला है। इससे पहले भी उनको 6 महीने के लिए सेवा विस्तार दिया गया था। 31 जनवरी 2024 में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का सेवानिवृत्ति होनी थी और उसी समय उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था 6 महीने के लिए। और अब एक बार फिर से उनके कार्यकाल को एक्सपेंड किया गया है। एक बार फिर से 6 महीने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो उत्तराखंड में आपको बता दें, राधा रतूड़ी जिनका 2 बार मुख्य सचिव के तौर पर कार्यकाल बढ़ाया गया, उनके बेहतरीन कार्यशैली के चलते ही लगातार उनका जो कार्यकाल है उसे एक्सपेंड किया जा रहा है। जबकि पहले ही 31 जनवरी 2024 में जो पिछला एक्सपेंशन था उनका वो हुआ था। हमारे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं इस खबर पर। योगेश, लगातार जो मुख्य सचिव हैं उनका कार्यकाल एक्सपेंड किया जा रहा है और जाहिर तौर पर इसके पीछे कई सारे कारण होंगे, वो भी बताइए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक बार फिर से जो राधा रतूड़ी हैं मुख्य सचिव, उनको 6 महीने का सेवा विस्तार मिल गया है। यानी कि इससे पहले भी उन्हें 6 महीने का मिला था और 30 तारीख को उनका खत्म होना था। उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे, सोचा जा रहा था कि आखिर कौन अब मुख्य सचिव नया हो सकता है, किसको इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है मुख्य सचिव की। लेकिन उन सबके बीच में ये भी जरूर चल रहा था कि राधा रतूड़ी को सेवा विस्तार मिल सकता है और बिल्कुल वही हुआ कि एक बार फिर से सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन पर विश्वास जताया है, क्योंकि कई सारी योजनाएं इस समय चल रही है जिनको खुद मॉनिटरिंग खुद मुख्य सचिव कर रही है। और ऐसे में एक बार फिर से विश्वास जताना सरकार का, यानी कि वो जो मॉनिटरिंग कर रही है, जिस तरह से सरकार के साथ वो सामंजस्य बैठाकर आगे बढ़ रही है, वो सरकार को सही लग रहा है। और इसी वजह से उनका एक बार फिर से उनको 6 महीने के लिए उनको सेवा विस्तार दिया गया है और वो 6 महीने के लिए फिर से प्रदेश की मुख्य सचिव रहेंगी। जी बिल्कुल योगेश, अब मुख्य सचिव का जो कार्यकाल का एक्सपेंशन है वो एक बार फिर से हो गया है। योगेश, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रभावित ना हो, क्योंकि नया कोई मुख्य सचिव आएंगे फिर वो अपना एक वक्त लेंगे। उससे पहले जो कई योजनाएं चल रही हैं मुख्य सचिव जिन्हें देख रही हैं, तो वो योजनाएं प्रभावित ना हो, यही एकमात्र कारण है। नहीं, ये भी एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का भरोसा किस पे है, विश्वास किस पे है, किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो इस साल मुख्य सचिव रिटायर हो चुकी हैं। 6 महीने का पहले, 6 महीने का अब उन्हें सेवा विस्तार मिला है। रिटायरमेंट के बाद वो जो है वो सेवा दे रही है प्रदेश को। ऐसे में अब नए मुख्य सचिव से बहुत उम्मीदें होती हैं। हो सकता है कि अभी जो अगर देखा जाए तो जो सरकार की जो पूरी रूपरेखा है, सरकार के जो आगे बढ़ने का जो क्रम है, उसमें कोई फिट होता हुआ नजर ना आ रहा हो, या जिस तरह से राधा रतूड़ी काम कर रही हैं, हो सकता है सरकार को वो काम पसंद आ रहा हो, उनको लग रहा हो कि हाँ हमारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि एक ना एक दिन उन्हें रिटायर अब होना ही है। अब ये 6 महीने उनके पास है, 6 महीने में चेहरा ढूंढ लिया जाएगा इस पद के लिए भी। अभी फिलहाल राधा रतूड़ी का जो कार्यकाल है बढ़ा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है। प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट ITDA के माध्यम से तैयार की गई है। वेबसाइट के माध्यम से प्रवासियों को राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 7 नवंबर 2024 को प्रस्तावित प्रवासी उत्तराखंड दिवस के अवसर पर देहरादून में देश के विभिन्न प्रदेशों में रह रहे प्रवासियों को आमंत्रित कर भव्य सम्मेलन आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अपनी मातृभूमि से सबका जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा कि देश दुनिया में रहने वाले सभी उत्तराखंड वासियों से हमारा नियमित संपर्क होना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम हर सुख दुख में भागीदार बने। विदेशों में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडियों का डेटाबेस भी अपडेट रखा जाए। सीएम ने यह भी कहा कि विदेश भ्रमणों के दौरान हमारे प्रवासी भाई बहनों द्वारा जिस तरह भव्य रूप से स्वागत किया जाता है, इससे उनका अपनी पैतृक भूमि से लगाव और अपनी संस्कृति से जुड़ाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईटीडीए के माध्यम से तैयार वेबसाइट पर बातचीत कर रहे थे। तो जो उत्तराखंड के प्रवासी हैं उन्हें लेकर जो एक कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर से है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है खबर, जहां पर डीजीपी उत्तराखंड ने जनपद उधम सिंह नगर भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की है। स्थानीय नागरिकों के साथ जनसंवाद के दौरान नागरिकों ने यातायात व्यवस्था, युवाओं में बढ़ते नशे, महिला संबंधित अपराधों की समस्याओं और सुझावों को प्रस्तुत किया, जिन पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश देवभूमि जो है ये पिछले 24 साल में जब से राज्य बना है, यहाँ पे बहुत अप्रत्याशित यहाँ समृद्धि आई है। यहाँ रोजगार बढ़ा है, यहाँ इंडस्ट्री आई है, टूरिज्म बढ़ा है, यहाँ तीर्थाटन बढ़ा है। और उसकी वजह से बाहर के अपराधियों को ये लगने लगा था कि प्रदेश में आसानी से आके हम क्राइम कर सकते हैं, और ये छवि बन गई थी कि हमारा प्रदेश सॉफ्ट टारगेट है। तो ये जो गलत फहमी हमारे प्रदेश के बारे में बनी, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने विशेष रूप से इस बात का संज्ञान लेते हुए पुलिस विभाग को बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में उत्तराखंड हमारी देवभूमि ना तो बाहर के अपराधियों के लिए शरण स्थली बननी चाहिए, और ना वहीं उत्तराखंड डीजीपी के लिए दिल्ली में डीपीसी होगी। डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में 30 सितंबर को डीपीसी होगी। राज्य सरकार की तरफ से पैनल में 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। प्रभारी डीजीपी अभिनव कुमार के नाम पर लग सकती है मोहर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार नवंबर 2023 में रिटायर हो चुके हैं। वहीं प्रभारी डीजीपी के रूप में अभिनव कुमार को जिम्मेदारी मिली थी। अब राज्य सरकार ने डीपीसी के लिए 95 बैच के दीपम सेठ, डॉक्टर पीवी के प्रसाद और 96 बैच के अभिनव कुमार समेत 97 बैच के अमित सिन्हा और वी मुरुगेशन और संजय गुंजियाल के नाम भेजे हैं। तो प्रभारी डीजीपी के रूप में अभी फिलहाल अभिनव कार्य कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने डीपीसी के लिए कई नाम सुझाव दिए हैं। और ऐसे में अब जल्द ही नई पोस्टिंग होना तय माना जा रहा है। दिल्ली में हलचल तेज हो चुकी है। तो नए डीजीपी के नाम को लेकर जल्द ही बड़ी खबर आएगी। उत्तराखंड डीजीपी के लिए दिल्ली में अब मंथन का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। डीजीपी के लिए संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में 30 सितंबर को डीपीसी होगी और राज्य सरकार की तरफ से पैनल में अभी 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के जो नाम हैं वो भेजे गए हैं। हमारे सहयोगी योगेश जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, अब जल्द ही खबर आएगी और नए डीजीपी को लेकर, क्या जानकारी कहेंगे आपको कि उत्तराखंड में कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर अभी अभिनव कुमार जो है वो उन्होंने पद संभाल रखा है और 30 सितंबर को नई डीपीसी जो है वो होनी है। पैनल के पास 6 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं। जो सूत्रों के अनुसार इसमें अगर नाम बताया जाए तो जो मुरुगेशन है, वी मुरुगेशन, उनका नाम है, संजय गुंजियाल का नाम है, अमित सिन्हा का नाम है और अभिनव कुमार का नाम है। और इनमें से एक को जो है वो अब डीजीपी का पदभार संभालना। वैसे अगर देखा जाए तो लगभग ये तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो डीजीपी होंगे और पूर्ण रूप से जो डीजीपी होंगे, अभी तक क्योंकि कार्यवाहक हैं तो अभिनव कुमार ही होंगे। अभिनव कुमार को लेकर सरकार ने पहले ही उनको जिम्मेदारी दे रखी है और सरकार का भरोसा भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और अभी पुलिस की व्यवस्था भी उन्होंने बहुत अच्छे से संभाल रखी है। इसी वजह से जो है उनको अभी तो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उनको पद दे रखा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो पूरी तरह से उत्तराखंड के डीजीपी बन जाएंगे। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि जो नवंबर था 2023 उसमें अशोक कुमार जो पूर्व डीजीपी थे वो रिटायर हुए थे। उसके जी चलिए, शुक्रिया योगेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब ये तय माना जा रहा है कि जो ऑलरेडी डीजीपी, कार्यवाहक डीजीपी हैं अभिनव कुमार, उनके नाम पर ही फाइनल मोहर लग सकती है और उन्हें डीजीपी के पद पर बिठाया जा सकता है। अभी फिलहाल वही इस पद को संभाल रहे हैं, लेकिन जो एक मोहर दिल्ली लोक सेवा आयोग की लगनी है और
उत्तराखंड के डीजीपी के तौर पर तो अभिनव कुमार का जो नाम है वही फाइनलाइज माना जा रहा है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने एक वन तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वन तस्कर के पास से वन विभाग को एक गुलदार की खाल भी बरामद हुई है। हरिद्वार और शामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने आरोपी को चंडी घाट से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। रेंज और शामपुर रेंज की टीम ने ज्वाइंट कार्रवाई करी और चंडी घाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के में एक काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। जो हमने अभियुक्त पकड़ा है ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। और ये मतलब जो उसके द्वारा जानकारी साझा करी गई है, खाल बाहर से लेकर आया था। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पर खटीमा कोतवाली परिसर में निर्माणाधीन पुलिस आवास मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं हैं। बताया जा रहा है कि बेस में मात्र 2 सूत की सरिया लगाई जा रही है। हद यहां पर तब हो गई जब बेस में पानी भरा हुआ है और उसी के ऊपर लेंटर डाला जा रहा है, जिससे आने वाले समय पर कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मुझे वीडियो दिखाया और मुझे संज्ञान आया कि पेयजल निगम द्वारा ये कार्य कराया जा रहा है और थाने के आवास बन रहे हैं और थाने के अंदर ही बन रहे हैं। तो आप समझिए कि ठेकेदारों का दुस्साहस करिए या अधिकारियों के साथ मिलीभगत करिए या भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा करिए कि 2 सूत की सरिया डाली जा रही है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है और वो कब गिर जाए पता नहीं। जब आज उत्तराखंड में ऐसे लोगों को ठेका दिया जाएगा जो सीधे सीधे सरकार से मिले हुए हों, भ्रष्टाचार पर जो है भ्रष्टाचार तरीके से ना टेंडर करा के और सेटिंग वेटिंग से काम होंगे, तो यही हाल होगा। तो आज आपने मुझे वीडियो दिखाया, तो उसके बाद मैंने उसका संज्ञान लिया। पेयजल निगम के जो अधिकारी हैं, मैंने उनको फोन किया है और मैंने काम रुकवाया है और वो आएंगे। मैंने कहा आप इसलिए निरीक्षण करिए, फिर मुझे